नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और एक बेहद संजीदा विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के टीबी एंड चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष व प्रोफेसर, साथ ही साथ आप आईएमए के सागर के अध्यक्ष हैं तलहा साहब। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि आज हम बात करने जा रहे हैं सीओपीडी दिवस के बारे में। सीओपीडी ये बीमारी क्या होती है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लक्षण क्या है, उपचार क्या है, बचाव क्या है, क्योंकि 19 नवंबर को प्रतिवर्ष हम इस दिवस को मनाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम विषय में दाखिल होते हैं और सबसे पहले अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीओपीडी क्या है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, सीओपीडी क्या है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि सीओपीडी एक सांस से संबंधित बीमारी है। आमतौर से लोग दमा की बीमारी या अस्थमा को ही जान रहे होते हैं और जितनी भी सांस की बीमारी हो रही होती है उन सभी बीमारियों को अस्थमा बोल रहे होते हैं। यहां तक कि कई डॉक्टरों में भी इस बात की अज्ञानता रहा करती है और जो उनके चिकित्सक हुआ करते हैं वो उसको अस्थमा बोल दे रहे होते हैं, जबकि सीओपीडी की एक अलग सांस की बीमारी है और अस्थमा और अलग सांस की बीमारी है। सांस की अनेकों बीमारियां हो रही होती हैं, उनमें जो सीओपीडी का तात्पर्य है वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये है सीओपीडी का मतलब। अब आम भाषा में इसको समझने की कोशिश अगर करें तो सीओपीडी जो है वो आम तौर से जो धुआं किसी भी प्रकार का हो सकता है, बीड़ी का धुआं हो सकता है, गाड़ी का धुआं हो सकता है, फैक्ट्री का धुआं हो सकता है, या कंडे जलाने की वजह से धुआं हो सकता है। किसी भी प्रकार का धुआं से जो सांस की बीमारी उत्पन्न हो रही होती है इसको सीओपीडी कह रहे होते हैं। अब ये सीओपीडी की जो बीमारी है, इसके जो परेशानी है, ये समय के साथ एक बुरी बात ये हो रही होती है कि अगर वो धुएं के ही चपेट में बार बार आ रहा है और ये धुएं से ही जुड़ा हुआ, चाहे वो बीड़ी पी रहा हो या सिगरेट पी रहा हो, या वो अगर ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहां पर कि धुआं उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, या कंडे में अगर घरों में महिलाएं जो जला रही होती हैं और वो धुआं अगर पैदा कर रही हो, तो इसकी वजह से जो सांस की ये जो बीमारी है वो समय के साथ साथ बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है। सीओपीडी में जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ये धुएं की वजह से परेशानी बन रही होती है, तो ऐसा समझने की कोशिश करें कि कुछ हिस्से फेफड़े के जल से जा रहे होते हैं। अब वो जो जल से जा रहे होते हैं उसकी वजह से परेशानी ये वाली बात है कि जितना हिस्सा उसका डैमेज हो गया है, जितना हिस्सा उसका खराब हो गया है, उसे तो फिर वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है उसको संभाल करके और उसको संजो करके रख करके उसका सही इलाज किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा मेरे को देखने को मिलता है कि अधिकांश मरीज ये कह रहे होते हैं कि मुझे तो अब सांस की बीमारी हो गई है, अब जब मैं जाऊंगा तभी ये सांस की बीमारी मेरा पीछा छोड़ पाएगी, जबकि ऐसी बात नहीं है। बुनियादी तौर पे कुछ परहेज और दवाइयां अगर कर रहे होते हैं तो ये सांस की जो उनकी परेशानी है वो पूरी तरह से कंट्रोल की जा सकती है। जैसा कि आप शुगर के मरीज को देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज को देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर या शुगर भी जीवन पर्यंत ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसको ये बात बोल करके छोड़ दिया जाए कि ये अब ठीक नहीं हो सकता है, अब मैं इससे तो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होकर के बाहर आ सकता हूं, तो अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, तो उनकी जो अधिकतम आयु है उससे 20-25 साल पहले ही उनको जो ब्लड प्रेशर या शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे पहले ही जाना पड़ जाएगा। ठीक वैसे ही सांस की बीमारी के साथ भी ये है कि जब उसके लक्षण, जो परेशानियां हैं, जब वो ज्यादा बढ़ी हुई होती हैं तो मरीज दवाई ले रहा होता है और उसके बाद फिर ये कह करके कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकता है, सो अब दवाई और परहेज का क्या फायदा है, वो छोड़ दे रहा होता है। इस वजह से क्या होता है कि उसकी बीमारी और तेजी से बढ़ जाती है और उसकी अधिकतम आयु में काफी कमी आ जा रही होती है। सो आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि सीओपीडी जो कि सांस की बीमारी है, जो कि धुएं की वजह से हो रही है, ये पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है और अगर दवाई और परहेज किया जाए तो इससे मरीज को लाभ मिलता है और उसकी अधिकतम आयु में
कोई कमी नहीं आ रही होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि नियति पे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने इसे अपने हाल पे छोड़ दिया तो आपकी अधिकतम आयु तो घटी जाएगी, साथ ही साथ आपकी जो आयु है, जो जीवन है, उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। और इसका इलाज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियों का भी हम इलाज करते हैं, ठीक उसी तरीके से। और ये सांस की बीमारी है, बाकी बीमारियों से इसे अलग करने की आवश्यकता है। बहुत ही कैटेगोरिकली आपने अच्छे से समझाया। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सीओपीडी के लक्षण थोड़ा सा और विस्तार से आप बताएं, और धुएं के अलावा भी क्या कोई कारण इसका होता है, और क्यों बार बार आदमी उसके संपर्क में आता है आपके लगातार समझाइश या परामर्श देने के बावजूद? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि मरीज जो है वो क्यों बार बार जो है उसी चीज के आसपास रहा करता है। क्योंकि जो ये धूम्रपान है, खास करके मैंने जैसा बताया कि सीओपीडी की जो सबसे बड़ी वजह है वो धुआं है। अब इस धुएं को आप 3 अलग अलग स्रोत से देख सकते हैं। एक स्रोत, जैसा कि आपने अभी देखा, कि बीड़ी पीने की वजह से या सिगरेट पीने की वजह से हो रहा होता है। ये शहरों में भी और गांव में भी बीड़ी का काफी ज्यादा प्रचलन है। आज के समय में भी घर घर में जो है बीड़ी बनाई जा रही है, और ये बुंदेलखंड के जो पूरा क्षेत्र है, इसमें घरों में भी बीड़ी का काफी बड़ा उद्योग चल रहा है। और जो लोग बीड़ी बना रहे होते हैं वो खुद पी भी रहे होते हैं, और इस वजह से बीड़ी का काफी ज्यादा चलन है। ऐसा लोगों को लगता है कि बीड़ी की बात अब पुरानी हो गई है और अब तो नया फैशन गुटखा ही खाने का है, पर ऐसी बात नहीं है। गुटखा भी लोग बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बीड़ी का चलन है वो भी काफी ज्यादा है। बीड़ी में क्योंकि निकोटीन रहा करता है और उसकी एक आदत सी, एक उसको डिपेंडेंसी, उसकी एक जरूरत सी उस मरीज को या उस व्यक्ति को लग रही होती है, और बार बार जो वो तलब लग रही होती है, इसकी वजह से वो बीड़ी इतनी आसानी से नहीं छोड़ पा रहा होता है। बीड़ी छोड़ने का तब ही वो विचार लाता है जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जा रही होती है, और कई बार तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद भी वो उसको नहीं छोड़ रहा होता है। तो ये तो एक बीड़ी के वजह से जो धुएं वाली बात हो रही है उसको देखने की जरूरत है। दूसरा कि प्रदूषण का स्तर हर जगह काफी बढ़ गया है। सागर में कुछ साल पहले जो प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ करता था, पिछले कुछ सालों में वो भी काफी बढ़ा है, और अन्य शहरों में तो आप देख ही रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। ये जो प्रदूषण के वजह से जो धुआं में परेशानी जो कि आम जनता को मिल रही है, वो लंबे समय में एक प्रकार से सीओपीडी की बीमारी में ही उसको तब्दील कर देगा। सो ये प्रदूषण भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सीओपीडी का बीमारी आगे चल करके बनाता है। तीसरी चीज जो है वो शहरों में आमतौर से तो गैस चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गांव में अगर हम जाकर के देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से घरों में लकड़ी में या कंडे पे जो है खाने बन रहे हैं अभी भी, क्योंकि पुराने लोगों का ऐसा मानना है कि जो स्वाद उनको लकड़ी के खाने में मिलता है वो गैस के खाने में नहीं मिल रहा होता है। तो वो इस स्वाद के लिए जो है अभी भी घर की महिलाओं को काफी ज्यादा प्रेरित कह सकते हैं, या फिर काफी ज्यादा दबाव में इस बात का कह सकते हैं कि रखते हैं कि खाना गैस के चूल्हे में ना बन करके अभी भी लकड़ी या कंडे पे बने। इसकी वजह से आमतौर से, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक के मन में ये रहा करता है कि बीड़ी का जो धूम्रपान है वो आमतौर से तो पुरुषों में ही होता है, और वैसे भी महिलाएं घर के भीतर ही ज्यादा रह रही होती हैं, इसलिए उनको प्रदूषण का भी असर नहीं रहा करता है। इसलिए वो कई बार महिलाओं में सीओपीडी की बीमारी को नहीं सोचते हैं, पर जबकि सच बात यह है कि महिलाओं में भी जो है कुछ हद तक बीड़ी का इस्तेमाल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो है वो एक प्रकार का जो कंडे और जो लकड़ी की वजह से धुआं निकल रहा है उसकी वजह से भी सीओपीडी से ग्रसित रहती हैं। सो ज्यादातर लोगों को यह बताने की कोशिश होगी कि ये जो सीओपीडी की बीमारी है ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, ये महिलाओं में भी हो रही होती है। आमतौर से जैसा कि आपने लक्षण के बारे में बताया, सो ये जो लक्षण वाली बात है उसमें 2 अलग अलग जरूरी चीजें देखने की जरूरत होगी। सबसे बुनियादी बात यह है कि जो सांस की बीमारी जो आपको देखने को मिल रही होती है वो
अगर एलर्जी के वजह से हो रही है तो उसे हम अस्थमा की कैटेगरी में रख रहे होते हैं, लेकिन जो धुएं की वजह से हो रही होती है उसको आमतौर से हम सीओपीडी में रख रहे होते हैं। पर अगर अस्थमा की बीमारी भी लंबे समय के लिए अगर सही से इलाज ना किया जाए तो आगे चल करके वो भी उसका जो प्रारूप है वो सीओपीडी के तरह ही हो जाता है। अब अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बीच बीच में आपकी तबीयत खराब होती है और बीच का समय जो है काफी अच्छा गुजर रहा होता है। सो उसे हम रिवर्सिबल डिजीज कह रहे होते हैं। रिवर्सिबल मतलब वो पूरी तरह से मरीज रिकवर कर जा रहा होता है अपनी परेशानी से, जबकि इसके विपरीत में सीओपीडी की बीमारी को हम इरिवर्सिबल एयरवे डिजीज कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जितना हिस्सा उस धुएं की वजह से जल सा गया है, जो खराब सा हो गया है, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर जा पा रहा होता है और उस मरीज में थोड़ी थोड़ी सांस की बीमारी लगातार बनी हुई होती है। जैसा मैंने अस्थमा के बारे में बोला कि वो बीच में पूरी तरह से सही हो जा रहा होता है, सीओपीडी का मरीज पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पा रहा होता है और उसमें लगातार सांस की बीमारी बनी हुई होती है। सो खास बात यह है कि 35 साल की आयु से कम जो बीमारी सांस की हो रही होती है उसकी ज्यादा वजह एलर्जी या अस्थमा हो रहा होता है। जो 35 साल के बाद की उम्र में अगर सांस की बीमारी हो रही होती है, ये को हम सीओपीडी में मान सकते हैं। सो सीओपीडी के मुख्य लक्षण जो है वो खांसी होना और खखार आना, पर यह खखार बहुत कम सा आ रहा होता है और उसके गले में चिपक रहा होता है और साथ ही साथ उसकी सांस फूल रही होती है। ये जो सांस फूलने की परेशानी है उसको आप देख सकते हैं कि पहले हो सकता है कि वो सांस की फूलने की परेशानी जब वो घटिया चढ़ रहा था या तेज चल रहा था तब जाकर के उसकी सांस फूल रही थी, फिर धीरे 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 करके वो 100 मीटर भी चल पाने में सक्षम नहीं रह पा रहा था और फिर एक ऐसी स्थिति भी निर्मित हो जा रही होती है कि जब बैठे बैठे ही उसकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही होती है। तो सीओपीडी में सबसे ज्यादा खांसी की परेशानी होना, गले में कफ चिपकना, छाती में दर्द महसूस होना क्योंकि सांस की नली में जकड़न सी आ जा रही होती है और साथ ही साथ सांस काफी ज्यादा फूलना, ये सभी जो है हमें देखने को आमतौर से आम लक्षण सीओपीडी की बीमारी में मिलते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने बताया और धूम्रपान से दूर रहने की आवश्यकता है। खासकर जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कंडे और चूल्हे का प्रयोग करती हैं, वो समझ सकती है कि ये बीमारी जो है उनको अपने चपेट में ले सकती है और खासकर सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो गैस सिलेंडर आपको उपलब्ध करवाती हैं, उज्ज्वला जैसी योजनाएं हैं, तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि धुएं से दूर रहें ताकि इस बीमारी से बच सकें। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहेंगे कि सीओपीडी की जांच क्या होती है? क्या जांच सागर जैसे शहर में उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है और आसानी से हो जाती है? हाँ, ये जो सीओपीडी की बीमारी है, जैसा कि अभी तक की बात से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ये सांस की बीमारी है, तो हमें ये बात अगर पता चल जाए, कंप्यूटरीकृत सांस की क्षमता जांच जिसे हम स्पायरोमेट्री बोल रहे होते हैं, ये मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध है 12 नंबर ओपीडी में और प्राइवेट में भी उपलब्ध हुआ करता है। सो ये जांच से अपने को ये पता चल रहा होता है कि आज के समय मरीज की सांस की क्षमता कितनी कम गई है और इस क्षमता के अनुसार दवाइयां करने से मरीज को ज्यादा लाभ मिल रहा होता है। सो स्पायरोमेट्री के जांच के अलावा हमें बुनियादी तौर पे छाती के एक्सरे कराने की जरूरत पड़ रही होती है, कभी कभी हमें सीटी स्कैन भी कराने की जरूरत पड़ रही होती है और साथ ही साथ खून की जांचें भी हम कर रहे होते हैं। इन जांचों से भी जो है हमें ये पता चल रहा होता है कि मरीज की स्थिति कैसी है और मरीज की जो परेशानी है उसके लिए अभी कौन सी दवाइयां उपयुक्त रहेंगी। इसके साथ ही साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर हो रहा होता है, जैसा कि आपने कोरोना के समय में देखा होगा, जिससे कि ऑक्सीजन शरीर में मापा जा रहा होता है। उस पल्स ऑक्सीमीटर से भी जो है सीओपीडी के मरीज में जो कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है उसको मापा जाता है। सो मूलभूत तौर पे स्पायरोमेट्री की जांच, छाती के एक्सरे की जांच, सीटी स्कैन कभी कभी की जरूरत पड़ती है और कुछ खून की जांच की जरूरत पड़ रही होती है। इन सारी जांचों से जो है हम सीओपीडी की बीमारी का पता लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जांचें सागर में उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है, बहुत सारे प्राइवेट सेंटर्स है वहां भी उपलब्ध है। और आगे बढ़ना चाहेंगे, जांचों के बाद अब बात आती है इलाज की। इसका इलाज कितना कठिन होता है, कितने लंबे समय तक इसका इलाज चलता है,
क्या मरीज पूरी तरीके से सही हो जाता है या फिर फेफड़े का जो हिस्सा बच गया है आप उसी को बचा पाते हैं, बाकी जो हिस्सा आपका जल चुका है या खराब हो चुका है वो तो खराब हो ही चुका है, उससे आप सांस नहीं ले पाते हैं? जो हिस्सा आपके फेफड़े का खराब सा हो गया है उस वाले हिस्से को छोड़ करके जो बचे हुए हिस्से हैं उनकी सांस की क्षमता को हमें बेहतर बनाने की आवश्यकता हो रही होती है। और हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा होता है तो जो हिस्सा बचा हुआ भी है उसकी भी सांस की क्षमता कम जा रही होती है। सो हमें दवाइयां बेहद ईमानदारी से लेने की आवश्यकता हो रही होती है। और आपके माध्यम से एक बुनियादी बात जो कि कई लोगों के मन में भ्रांति भी है कि सांस की जो बीमारी है उसमें अगर आप जो सुड़कने की दवाई हो रही होती है जिसको कि हम इनहेलर कह रहे होते हैं, इसको लेने से मरीज को आदत सी पड़ जाएगी या मरीज को इससे नुकसान हो जाया करता है और तरह तरह की भ्रांतियां मरीजों के मन में लोग डाल रहे होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहेंगे कि इनहेलर से मरीज को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है। इनहेलर का जो डोज है वो टैबलेट के डोज की अपेक्षा 1/1000वां हिस्सा ही मात्र रहा करता है। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी चीज को छूना हो तो आप उसको सीधे छुएंगे या एक लंबे डंडे से हिला करके उसे छुएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी समझ रखता हो ये कहेगा कि सीधे उसको छुआ अगर जा सकता है तो वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा बनिस्बत के कि कोई एक बहुत बड़ी लकड़ी को पकड़ करके उससे हिला डुला करके उस चीज को छुआ जाए। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर कोई टैबलेट अगर हम खा रहे होते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसका डोज मिलीग्राम में रहा करता है और वो जब हम मुंह से खाते हैं तो पेट में जाता है और पेट से वो खून के द्वारा हार्ट में जाता है, दिल में जाता है और दिल से पूरे शरीर में वो पंप होता है ब्लड के थ्रू और शरीर के हर एक हिस्से में वो दवा जा रही होती है। अब आप खुद से अंदाजा लगाएं कि जब आप और हम ये बात मान रहे हैं कि एक फलाने व्यक्ति को सांस की बीमारी है तो उस दवाई का क्या रोल है किडनी में, उस दवाई का क्या रोल है दिमाग में, क्या रोल है अगर मांसपेशियों में जा रहा है। सो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर बात यह है क्योंकि वो मुंह से खाया गया है और उसका पूरा तरीका ऐसा है कि उसका एकमात्र छोटा सा ही अंश फेफड़े में जा पाएगा और बाकी सब हिस्सा जो है दूसरे और अंगों में जा रहा है, इसलिए उसका डोज मिलीग्राम में रहा करता है। इसके विपरीत जब आप इनहेलर ले रहे होते हैं तो उसका सीधा डोज जो है फेफड़े में जा रहा होता है और फेफड़े में जा रहा होता है इसलिए उसका डोज आप सोचिए कि 1/1000वां हिस्सा उसे हम माइक्रोग्राम कह रहे होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनहेलर जो है क्योंकि सीधे फेफड़े में जा रहा होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हो रहे होते हैं और क्योंकि टैबलेट जो है वो शरीर के हर एक अंग में जा रहा होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा हुआ करते हैं। क्योंकि डोज ज्यादा है तो साइड इफेक्ट भी ज्यादा है, यहां डोज कम है तो साइड इफेक्ट भी कम है इनहेलर्स के। और क्योंकि इनहेलर सीधे वहां जाकर के काम कर रहा है जहां उसकी परेशानी है इसलिए वो ज्यादा साकार और सही तरीके से काम कर पा रहा होता है क्योंकि उसके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं और कम समय के अंदर ही मरीज को रिकवरी हो रही होती है। इसलिए एक लोगों में मन में भ्रांति हो जाती है कि देखो इसकी आदत सी पड़ गई है। आदत सी नहीं पड़ गई है, ये उसकी आवश्यकता है। सो इनहेलर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो रहा होता है। तो ये आपके माध्यम से में जो लोगों के मन में भ्रांति है इनहेलर को लेकर के ये दूर करने की बेहद आवश्यकता है। और साथ ही साथ इनके टैबलेट्स हो रहे होते हैं और जो दवाई है जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इमरजेंसी जब हो गई होती है, जब सांस ज्यादा फूल रही होती है, अस्पताल में आप भर्ती हो रहे होते हैं तो इंजेक्शंस और बाकी एंटीबायोटिक्स और बाकी चीजों की आवश्यकता भी पड़ रही होती है। लेकिन जब आपकी सांस में आराम रहे तब दवाई और परहेज को नहीं छोड़ना चाहिए और दवाई और परहेज नियमित तौर से जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उसको बेहद ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ इस चीज को देखना चाहिए कि दवाई और परहेज बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करें जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, ना कि आप अपने हिसाब से दवाई और परहेज को चेंज करने लग जाते हैं। अगर डॉक्टर साहब ने 3 दफे गोली खाने कहा है आप एक ही दफे खा रहे हैं क्योंकि आपको अभी आराम है। और इसी तरह से अगर इनहेलर आपको 3 बार लेने बोला है, 2 बार लेने बोला है, आप 1 बार ले रहे होते हैं या हफ्ते में 1 बार ले रहे होते हैं। आमतौर से सांस से संबंधित जितने भी मरीज हो रहे होते हैं उनमें दवाई को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा अनियमितता देखने को मिलती है और यही एक
एक सबसे बड़ा कारण होता है कि सांस के मरीज की बार बार तबीयत खराब हो रही होती है। जी डॉक्टर साहब, आपके ये जो परामर्श है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा आपने बताया कि जो इनहेलर है इसकी आदत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें दवा की जो मात्रा होती है वो टैबलेट की तुलना में 1,000वां हिस्सा होता है, जबकि धूम्रपान छोड़े जाने की आवश्यकता है क्योंकि उसकी आदत पड़ती है, निकोटीन उसमें होता है। आखिरी में चलते चलते संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीओपीडी के बचाव के लिए आम जो स्वस्थ मनुष्य हैं वो क्या करें और जो मरीज हैं वो क्या करें, और खासकर जो मौसम में बदलाव होता है, सर्दियों का मौसम आता है, इसमें सांस लेने की समस्या जिन व्यक्तियों में होती है, मरीजों में होती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, वो कैसे बचें? सबसे मूलभूत कारण जो है सीओपीडी का वो धुआं है। तो जो लोग भी धूम्रपान कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले ये बात को देखना होगा कि वो पूरी तरह से जो है धुएं का या बीड़ी का या सिगरेट का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर वो बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उनकी सांस की क्षमता पहले के मुकाबले बेहतर होते चली जाएगी, तो उनका धूम्रपान त्याग सबसे जरूरी होगा। इसी तरह से जब आम व्यक्ति भी जो कि अभी सांस की बीमारी से चपेट में नहीं है तो कोशिश करना चाहिए कि जब भी बाहर निकल रहे हों, धूल धुएं वाली जगह पे जा रहे हों तो मास्क जरूर से लगाएं। जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको कि पहले से सांस की बीमारी है उसके लिए तो ये बेहद ही जरूरी है कि वो मास्क लगा करके ही जो है बाहर निकले, और ऐसा करने से उसको जो है धुएं की जो परेशानी हो रही है उससे काफी बचाव मिलेगा। जैसा कि तीसरी बात हो रही थी कि महिलाएं जो घरों में कंडे और लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रही हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है। और जैसा कि आपने बताया कि उज्ज्वला योजना चल रही है और उसकी वजह से जो है गैस चूल्हे में भी खाना बनाया जा सकता है। सो ये सभी चीजें आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं और इनसे बचा जा सकता है। अब खास बात यह है कि जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी चल रही होती है उनके टीकाकरण करने की भी जरूरत हो रही होती है। उनके 2 प्रकार के टीकाकरण और इन्फ्लुएंजा टीकाकरण, ये 2 टीकाकरण करने से भी जो है जो बार बार उनकी तबीयत बिगड़ रही होती है उसमें काफी सुधार देखने को मिलता है। और आखिरी चीज दवाई और परहेज बेहद जरूरी इस्तेमाल करने की है और ज्यादा से ज्यादा उनको पानी पीने की आवश्यकता होती है। अगर वो पानी पी रहे होते हैं तो उनका कफ जो है वो ढीला हो रहा होता है और उस वजह से जो है ये जो परेशानी ज्यादा बढ़ जा रही होती है उसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा होता है। साथ ही साथ जो है संतुलित आहार लेने की जरूरत है जिससे कि वो अपना वजन बनाए रख पाएं। क्या होता है कि सांस की बीमारी वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका शरीर काफी कमजोर हो जा रहा होता है, क्योंकि जब हम और आप सांस ले रहे हैं तो हम और आप गिनती भी नहीं गिन पाते कि पिछले 1 मिनट के भीतर हमने कितनी बार सांस लिया है। इसी के विपरीत जो सांस की बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति हो रहा होता है उसको हर एक सांस लेने में काफी कठिनाई और ताकत लगाना पड़ रहा होता है। अब ये ताकत शरीर के सारी मांसपेशियों को तोड़ता है और मांसपेशियां उनकी धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनका हड्डी का सिर्फ ढांचा बच जा रहा होता है और वहां से उनकी सांस को खींच पा रहा होता है। वो जो ताकत है सांस लेने के लिए वो मांसपेशियों को टूटने की वजह से पा रहा होता है। सो वापस फिर से उसको अपने खान पान को सुधार करने की आवश्यकता हो रही होती है और संतुलित आहार लेने की जरूरत हो रही होती है जिससे कि वो अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सके। क्योंकि आम भावना लोगों के मन में है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो फेफड़े से सिर्फ ले रहे हैं, पर सच बात ऐसा नहीं है। सच बात ये है कि जो हम सांस ले रहे हैं फेफड़े के बाहर कई सारी मांसपेशियां, छाती की, पेट की, नाक की, ये सब मांसपेशियां जो है वो सांस लेने में मदद कर रही हैं। और ये जो सांस है अगर इन मांसपेशियों में दम आ जाएगा तो आपकी सांस भी बेहतर हो जाएगी। तो साथ ही साथ छोटे छोटे आपको कसरत करने की जरूरत है। और एक चीज होती है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इसका मतलब हो रहा होता है कि आप 2 गिनती गिन करके सांस अंदर की तरफ लेंगे नाक से और 4 गिनती मन में गिनेंगे और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ेंगे। और मुंह से सांस जो छोड़ेंगे वो जैसे आप सीटी बजाते हैं वैसे सीटी बजाने के समय में आपका मुंह जैसा गोल सा खुलता है वैसे ही गोल सा खोल करके आपको सांस धीरे धीरे छोड़ने की जरूरत होती है। सो मन में 2 गिनती गिन करके सांस नाक से लिए और 4 मन में गिनती गिन करके मुंह से सांस छोड़े, जैसा कि आप सीटी बजा रहे होते हैं उस समय गोल सा मुंह जैसा आप खोल करके सांस छोड़ेंगे। ये पर्स्ड लिप ब्रीदिंग से सांस के मरीजों को काफी लाभ मिल रहा होता है। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि जो टिप्स
और जो परामर्श आपने यहाँ पर दिए उससे हमारे श्रोताओं को बहुत लाभ मिलेगा। और जो महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि धुएं और धूम्रपान से आपको दूर रहना है, धूल वाले इलाके में अगर आप जाते हैं तो आपको मास्क लगा के रखना है, और कंडे और चूल्हे से बचें तो बेहतर होगा। दवाई और परहेज वो भी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अगर उसका पालन किया जाए तो बहुत जरूरी है, और संतुलित आहार और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस कैसे लेना है जिस गिनती के साथ आपने बताया, बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब आपके माध्यम से विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं तक पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर तलहा साहब। आप आईएमए सागर के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ आप प्रोफेसर हैं और हेड हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के टीबी और चेस्ट विभाग में। बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।